नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। प्रधानमंत्री मोदी जी की खबर आई कि प्रेस से बातचीत करेंगे, लेकिन प्रेस से वो बातचीत कहां करते हैं? भाषण देते हैं, मन की बात सुनाते हैं प्रेस के सामने, और बेसिकली एजेंडा सेट करने के लिए, पहले से ही माहौल बनाने के लिए प्रेस का इस्तेमाल किया गया। कुल मिलाजुलाकर उन्होंने जो बात की वो ऑपरेशन सिंदूर पे की और ये बताने की कोशिश की कि ऑपरेशन सिंदूर में 100% टारगेट अचीव किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में हमने दुनिया को दिखा दिया, फला किया, ढिमका किया, ये किया, वो किया। सारी बातें जो मंच से करते रहे हैं, भाषणों में करते रहे हैं, वही सारी बातें ले जाकर आपने प्रेस के सामने कर दिया, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं दिया। और सवाल का जवाब तो तब देते जब लोग सवाल पूछ पाते, और जिनको बुलाया जाता, अगर सवाल पूछने का मौका भी दिया जाता, तो जो लोग पूछते रहे हैं कि आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, जो लोग पूछते रहे हैं आपके पॉकेट में बटुआ होता है कि नहीं होता है, जो लोग पूछते रहे हैं कि आपके अंदर इतनी एनर्जी कहां से आती है, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो पूछ सकें कि आखिर जिन 4 आतंकवादियों की बात की गई थी, जिनको कहा गया था कि जिम्मेदार हैं पहलगाम वाली घटना के लिए, जिनके बारे में बाद में यह आया कि उन्होंने न केवल हत्याएं की, बल्कि उसके बाद आसमान की तरफ अपनी बंदूक करके, फायरिंग करके उसको सेलिब्रेट भी किया, इतना टाइम था उनके पास। उन 4 में से एक भी आदमी क्यों नहीं पकड़ा गया? एक ये सवाल पूछना था, जो पूछने की हिम्मत किसी पत्रकार की नहीं है। दूसरा सवाल यह पूछना था कि पूरी दुनिया में कोई देश आपके साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्यों आपको अपने सांसदों वगैरह को भेजना पड़ा दुनिया भर के देशों में, और जाने के बाद भी उनके घूमने फिरने की तस्वीरें तो आई, लेकिन एक भी बयान किसी देश से क्यों नहीं ऐसे आया जिसमें पाकिस्तान का नाम लिया गया? सवाल यह भी पूछना था कि एससीओ के अंदर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो रशिया भी है और भी मुल्क हैं, आखिर वहां कोई मुल्क आपके साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कमजोरी की वजह से ही पाकिस्तान बलूचिस्तान का नाम डलवाने में कामयाब हो गया, लेकिन आप कश्मीर का नाम नहीं डलवा पाए, पहलगाम का नाम नहीं डलवा पाए? चलिए, यहां पर चाइना है जो माना जाता है, और माना क्या जाता है ही पाकिस्तान का बहुत करीबी दोस्त है। आपके जो करीबी दोस्त माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ जो क्वाड का मीटिंग हुई आपकी, जिसमें जापान था, ऑस्ट्रेलिया था, आप थे और अमेरिका था, उसके बयान को वापस क्यों लेना पड़ा? पहले एक बयान आ गया जिसमें कहा गया पाकिस्तान का नाम है, उसके बाद वो बयान वापस लेने के बाद जो बयान आया उसमें भी आप पाकिस्तान का नाम नहीं शामिल करवा पाए। आखिर क्यों? क्वाड में तो कहीं से भी पाकिस्तान के दोस्त नहीं थे, क्वाड में तो चाइना नहीं था, क्वाड में तो कोई मुस्लिम कंट्री नहीं थी, क्वाड में तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान जैसे देश थे, और वहां पर भी आप पाकिस्तान का नाम नहीं डलवा पाए बयान में। क्यों? यूनाइटेड नेशंस में 2 ऐसे संगठनों में पाकिस्तान को न केवल शामिल किया गया, बल्कि एक संगठन का तो प्रेसिडेंट भी बनाया गया जो आतंकवाद का मुकाबला करते हैं, और आप कुछ नहीं कर पाए। और आखिरी सवाल यह पूछना चाहिए था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 5 जहाज गिरी हैं, यह नहीं बताया किसकी गिरी है, लेकिन 5 जेट गिरने की बात की। आपके अपने सीनियर आर्मी ऑफिसर, सीनियर क्या, सीडीएस, तीनों सेनाओं के सबसे बड़े ऑफिसर सीडीएस साहब ने कहा कि कुछ जहाज गिरे। इंडोनेशिया के सेमिनार में जो इंडोनेशियन एम्बेसी है, उसके डिफेंस अटाशी जो हमारे हैं, उन्होंने कहा जहाज गिरे, और उन्होंने कहा जहाज गिरे सरकार की नीतियों की वजह से, क्योंकि सरकार ने हमको आर्मी ठिकानों पर हमला करने की इजाजत नहीं दी। आप क्यों नहीं बताते हैं? कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछता है नरेंद्र मोदी से कि भाई एक बार बता तो दो कितने जहाज गिरे? जब जंग होती है तो जहाज गिरते हैं, जब जंग होती है तो टैंक उड़ाए जाते हैं, जब जंग होती है तो सैनिक शहीद होते हैं, ये पूरी दुनिया में होता है। ऐसी कोई जंग हो ही नहीं सकती जिसमें किसी का कोई नुकसान ना हो। बड़े से बड़ा मुल्क छोटे से छोटे मुल्क से लड़ता है तो भी कुछ नुकसान तो उसका होता है, लेकिन ये सरकार की तरफ से एक बयान क्यों नहीं आ जाता कि 1 जेट गिरा, 2 जेट गिरा, 5 जेट गिरा या 0 जेट गिरा? यही बता दें कि हमारा कोई जेट नहीं गिरा। पूरी दुनिया झूठ बोल रही है। दुनिया के सारे अखबारों में, बड़े अखबारों में जो खबरें छपी हैं हिंदुस्तानी जेट्स के गिरने की, उनको एक बार खुल के गलत क्यों नहीं बता देते? भारत सरकार की ओर से बयान क्यों नहीं आ जाता? आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भाषण देने जाते हैं तो कहते हैं भारत के किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि पुंछ और तमाम जगहों पर हम देख चुके हैं कि कितने घर गिरे हैं, कितने घरों पर बम गिरे और कितने घर तबाह हुए, लोग मारे गए।
तमाम सारी घटनाएं हुई। राहुल गांधी गए हुए थे, उन घरों में घूम कर देखा जिन घरों पर पाकिस्तानी हमले हुए थे, जो घर तबाह हुए थे, वहां 50,000 या 5 लाख या पता नहीं कितनी राशि आपने दी। आखिर ये राशि आपने क्यों दी? अगर कोई नुकसान नहीं हुआ है तो ये राशि आपने क्यों दी? एक बार इन सब बातों पर खुल के बात हो जाए ना भाई। जंग हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। जंग जैसा हुआ है, स्कर्मिश कह लीजिए, जंग कह लीजिए, जो भी चाहिए कह लीजिए, हुआ है। आपकी तरफ से भी गोलाबारी हुई है, उनकी तरफ से भी हुई है। आतंकवादी ठिकाने आपने कहा कि तबाह किए गए, बहुत अच्छी बात है, कर देने चाहिए। लेकिन जो आपका नुकसान हुआ है वो बताने में कोई कमजोरी तो नहीं है। ऐसी क्या इमेज बनाई गई है कि आप ये बता ही नहीं पा रहे हैं कितना नुकसान हुआ है, और नतीजा ये हो रहा है कि दुनिया भर से बातें आ रही हैं। दुनिया भर में अग्रेसर की हमारी इमेज बनी और इसीलिए कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक रूप से निश्चित रूप से सफलता मिली। पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा हुआ, और भी कई सारे, टर्की खड़ा हुआ, अजरबैजान खड़ा हुआ, कई सारे मुल्क खड़े हुए, और पाकिस्तान के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ। मोदी जी इस पर बात क्यों नहीं करते हैं? वैसे भी मोदी जी को संसद की बहस में तो आना नहीं है। आखिरी दिन आएंगे, लंबा लंबा भाषण देके चले जाएंगे, किसी बहस में तो खड़े होते नहीं हैं। 21 जुलाई को संसद का सत्र, आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, और 23 तारीख को वो निकल जा रहे हैं यूनाइटेड किंगडम और मालदीव। ये भी बड़ा मजेदार है। भक्तों ने पूरे पूरे ट्रेंड चलाए, बायकॉट मालदीव। लक्षद्वीप में मोदी जी की शानदार वीडियो आई, समंदर के किनारे टहलती हुई, और उसके बाद से शुरू हो गया मालदीव को गाली गलौज का पूरा सिलसिला। हालत यह हुई कि मालदीव के भी कई सारे लोग उतर आए, कई सारे मिनिस्टर वगैरह लेवल के लोग उतर आए, और जबानी जंग शुरू हो गई। एक ट्रेवल एजेंसी ने मालदीव के लिए फ्लाइट्स ये कहा कि हम बुक ही नहीं करेंगे, मालदीव का बहिष्कार करेंगे। सारा तमाशा हुआ, और उसके बाद क्या हम देखते हैं? उसके बाद देखते हैं कि मालदीव पे संकट आया तो आपने पैसा भी भेज दिया, चलिए, और दूसरी बार अब आप मालदीव जा रहे हैं। एक बार पहले भी मालदीव जा चुके हैं। तो या तो उस समय नाटक नहीं करवाना चाहिए था, उस समय एक आदेश जारी करना चाहिए था कि ये बायकॉट मालदीव वगैरह बकवास है, ये सब करना बंद करो। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे गाली गलौज में और ट्रॉल्स के भरोसे नहीं चलती। या तो अब कहा जाएगा कि दूसरों को आप मालदीव जाने से रोक रहे थे और खुद मालदीव जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या है? पूछा जाता है। एक मुक्तिबोध बड़े कवि हुए हैं हिंदी के, वो पूछते हैं, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर? एक बार बता तो दीजिए कि आपकी पॉलिटिक्स क्या है। मालदीव का बहिष्कार करना है या फिर मालदीव को नमस्कार करना है? आपकी तो पॉलिटिक्स ही समझ में नहीं आती। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपने बड़े बड़े बैनर्स बना दिए। अभी हमारी पूरी टीम भोपाल गई हुई थी, वहां भी मैंने देखा बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, मोदी जी के बैनर लगे हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर के साथ। सिर्फ और सिर्फ बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, नारे हैं, लेकिन जो सवाल है उनका कोई जवाब नहीं है। मैं बार बार याद दिलाता हूं, फिर याद दिलाऊंगा कि 26/11 की बार बार बात होती है। मुंबई में जो हमले हुए थे उनकी बार बार बात होती है, लेकिन यह नहीं कहा जाता है कि 26/11 के बाद एक तो सारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए या मार दिए गए जो उसके जिम्मेदार थे, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई, पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया गया। इस बार कोई आपके साथ खड़ा नहीं हुआ है। आप सबूत देने में विफल रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ था। हां, एक सफलता अब जाकर मिली है, जब अमेरिका ने टीआरएफ जिसने कश्मीर वाली घटना की जिम्मेदारी ली थी, जिसको एलईटी का एक ऑफशूट माना जाता है, टीआरएफ को आतंकवादी संगठन अमेरिका ने घोषित कर दिया है। यह बिल्कुल ठीक बात है, जहां जो पॉजिटिव है वहां वो कहना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का राष्ट्रपति आसिम मुनीर को बुलाकर, पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं उनको बुलाकर लंच कराता है, कहता है कि पाकिस्तान इज अ ग्रेट कंट्री, और साथ में आपको भी कह देता है कि नरेंद्र मोदी इज माय फ्रेंड। लेकिन जब ट्रेड डील करनी होती है तो नरेंद्र मोदी इज माय फ्रेंड भूल जाता है। कहता है जैसी ट्रेड डील इंडोनेशिया के साथ हुई है वैसी ही ट्रेड डील आपके साथ होगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिकन जो हमारे यहां इंपोर्ट्स आएंगे उन पर 0% ड्यूटी लगेगी, यानी हिंदुस्तान के बाजार में डेयरी को भी और खेती को भी अमेरिका के लिए खोल दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान के बाजार में पहली बार नॉनवेज मिल्क बिकेगा। नॉनवेज मिल्क आप समझते हैं ना, वहां गायों का वजन बढ़ाने के लिए, उनका दूध बढ़ाने के लिए चारे के साथ उनको खून, मांस और ये सारी चीजें दी जाती हैं कई जानवरों की, जिसको खाने से उनका दूध बढ़ जाता है। ऐसे में वो दूध आएगा, उसको नॉन वेजिटेरियन मिल्क कहा जाता है, और भारत के मार्केट में छा जाएगा। खेती में वो घुस जाएंगे, और जिस तरह से कपास के किसानों को बर्बाद कर दिया, बाकी किसानों को, मक्के के किसानों को, गेहूं के किसानों को बर्बाद करने का नया रास्ता खुल जाएगा।
तांबा इंडस्ट्री खतरे में है, फार्मास्यूटिकल खतरे में है, सब है, लेकिन इस पर एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, भाषण देंगे और चले जाएंगे। सवाल कोई पूछ नहीं सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी उस तरह से होती नहीं है कि खुल के पत्रकार सवाल पूछ पाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 2019 वाले इलेक्शन के पहले, उसमें सारे सवालों का जवाब अकेले अमित शाह जी ने दे दिया। मोदी जी आए, बैठे, सिर हिलाते रहे, मुस्कुराते रहे और फिर उठ के चले गए। किसी के सवाल का कोई जवाब मत दो, आओ भाषण दो, चल दो। और आपके भक्त, आपका आईटी सेल, आपका गोदी मीडिया उन्हीं भाषणों को गीता, रामायण और कुरान बनाकर सारी दुनिया में फैलाता रहे कि बस सच यही है, सच यही है, सच यही है। उस पर सवाल उठाने वाला आदमी देशद्रोही बन जाए। इस तरह से यह देश चल रहा है। इसलिए किसी सवाल का जवाब किसी को नहीं मिलता। कभी यह नहीं बताया जाता अमेरिका के साथ ट्रेड डील में क्या चल रहा है, कभी यह नहीं बताया जाता हमारे कितने जहाज गिरे, कभी यह नहीं बताया जाता कि आखिर देश में इतना सारा तमाशा चल क्यों रहा है। आप सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप 22-23 बार बोल चुका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हमने करवाया, ट्रेड के चलते समझौता करवाया, न्यूक्लियर वार रुकवा दी हमने, जाने क्या क्या कह चुका है। उसी ने अभी कहा कि 5-6 जहाज गिरे हैं। नाम नहीं लिया किसके गिरे हैं, लेकिन कहा कि 5-6 जहाज गिरे हैं। मोदी जी इसका भी जवाब नहीं देते, बोलते ही नहीं इस पर, बिल्कुल खामोश रहते हैं, चुप्पी। एक न्यूज आई कि फोन किया था मोदी जी को, उसके बाद सारी गोदी मीडिया ने चला दिया कि मोदी जी ने फोन पे कह दिया इस तरह की बातें मत कीजिए, हमने सीधे समझौता किया है, पाकिस्तान हमारे पास आया था सीज फायर के लिए, वगैरह वगैरह सब कर दिया। लेकिन यह मुंह से नहीं निकला कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। आप देखिए मोदी जी की फील्डिंग करने के लिए कौन आया है। मोदी जी की फील्डिंग करने के लिए आए हैं जगदीप धनखड़, जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के चेयरपर्सन हैं। पहले ही उन्होंने स्टैंड क्लियर कर दिया कि राज्यसभा में वो कहां खड़े रहेंगे। उन्होंने कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार दावा कर रहे हैं उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए और उन सब चीजों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जब मोदी जी कहें कि विदेश में डंका बज रहा है तो उस नैरेटिव से प्रभावित हो जाइए। जब मोदी जी अमेरिका जाएं, हाउडी मोदी हो, हिंदुस्तानियों को बुलाकर, गुजरातियों को बुलाकर वहां पर हाउडी मोदी किया जाए तो उससे आप प्रभावित हो जाइए, कहिए मोदी जी का डंका बज रहा है। मोदी जी को 20-22 देशों के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाएं तो उसको उपलब्धि की तरह जो है सारी दुनिया को आप दिखाइए और हिंदुस्तान के अंदर तक जाकर व्हाट्सएप पे कहिए कि देखिए मोदी जी का डंका बज रहा है। लेकिन जब ट्रंप 22-24 बार कहे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में समझौता मैंने कराया है और उस पर मोदी जी बिल्कुल जबान सिल लें, जवाब न दें, ना विदेश मंत्रालय जवाब दे, ना मोदी जी जवाब दें, ना विदेश मंत्री जवाब दें। क्वाड की मीटिंग में गए थे विदेश मंत्री, वहीं जवाब दे देते, मोदी जी वहीं जवाब दे देते। ट्रंप से बात कर लेते कि भाई इस तरह की फालतू बातें मत करो, नहीं कुछ नहीं, वो बोले जा रहा है, आप सुने जा रहे हैं। और धनखड़ साहब कह रहे हैं उस पर भरोसा ना करो, क्योंकि धनखड़ साहब चाहते हैं उस पर भरोसा ना करो, उससे बेइज्जती हो रही है। ऐसे नहीं होता सर। इंटरनेशनल दुनिया एक मंच पे आ गई है जब से ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया और इंटरनेट आ गया है। अमेरिका में अगर भारत के बारे में कुछ कहा जाएगा तो वो यहां भी सुना जाएगा और यहां अगर अमेरिका के बारे में कुछ कहा जाएगा तो वो वहां भी सुना जाएगा। और यही वजह है कि मोदी जी तमाम सारी बातें करते हैं लेकिन गलती से भी ट्रंप का नाम नहीं लेते। 22 बार समझौते कराने की बात झूठ है ये नहीं कहते, क्योंकि ये कहेंगे तो सीधे ट्रंप के पास खबर पहुंच जाएगी और उसके बाद ट्रंप जो बदतमीजी करेगा वो सब जानते हैं, वो आदमी किसी का नहीं है और आप तो कम से कम उसके लिए कोई खास महत्व नहीं रखते हैं। ये बात उसने बार बार साबित कर दी है। बाकी बीच बीच में तमाशा चलता रहेगा। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाना शुरू कर दिया है। चीन में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको यारलुंग सांगपो उसने नाम रखा है, ये कहते हैं, और हाइड्रो पावर डैम बना रहा है। और शनिवार को चीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ली क्यांग, उन्होंने इसकी नींव रखी है। अब 2024 में, दिसंबर 2024 में इस डैम प्रोजेक्ट को बीजिंग ने अनुमति दी थी और उसके बाद ही शोर शुरू हो गया था कि इससे भारत का बहुत नुकसान होने वाला है, भारत को पानी नहीं मिलेगा या फिर बाढ़ आ जाएगी, चीन उस पूरे पानी को नियंत्रित कर सकेगा। ये सारी बातें थी। भारत ने बहुत कोशिश की, प्रेस ब्रीफिंग की थी। 3 जनवरी को प्रेस की ब्रीफिंग हुई थी जिसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि इस बांध के बनने से निचले राज्यों के हितों को नुकसान पहुंचेगा। दरअसल अगर ये बांध बन जाता है तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो पूरा फ्लो है वो चाइना के कंट्रोल में आएगा। वो जब चाहेगा पानी रोक देगा, जिससे अरुणाचल प्रदेश और असम जैसी जगहों में सूखा पड़ जाएगा, पानी नहीं मिलेगा। और जब चाहेगा पानी का फ्लो तेज कर देगा, एक्स्ट्रा पानी बहा देगा, जिससे आपके ये इलाके पूरी तरह से बाढ़ में डूब जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री इन दिनों बंगाली जो मुसलमान वहां पर रहते हैं उनके घर तुड़वाने में लगे हैं। एक बयान उनका ट्विटर पर आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो बंगाली मुसलमान है हो सकता है लीगल ना हो,
हो सकता है इलीगल भी ना हो। यानी वो लीगल है कि इलीगल, इसकी चिंता नहीं है, बस उनका घर तुड़वाना है। और घर तुड़वाकर अगले चुनाव की तैयारी की जा रही है कि एक तो उनके वोट कम हो जाएं और दूसरा हिंदुओं का ध्रुवीकरण पूरी तरह से किया जाए। लेकिन यह चिंता नहीं है कि चाइना अगर यह पुल बना देता है, और बनाएगा ही, आप उसको रोक नहीं पाएंगे, तो आसाम, अरुणाचल जैसी जगहों में पानी की कितनी किल्लत हो सकती है और किस तरह से बाढ़ आ सकती है, इसकी चिंता नहीं है। यहां भी हिम्मत नहीं है कि चाइना को रोक सकें, किसी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में ले जा सकें। चाइना जाते हैं जयशंकर जी और हमारे टीवी चैनल न्यूज चलाते हैं कि उनके सामने जो चाइना के राष्ट्रपति हैं वो थर-थर कांपने लगे। उस न्यूज पे भक्त भरोसा करते हैं और उस न्यूज पे तालियां बजाते हैं। हकीकत यह है कि कितना वो थर-थर कांप रहे हैं सब जानते हैं। थर-थर कांपना छोड़िए, सीधे पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है, चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है। आपके यहां जितनी चाहता है जमीन कब्जा करता है और आपके मुंह पे चाइना का च नहीं आता। कौन किससे थर-थर कांप रहा है दुनिया जानती है। आज चाइना वहां पहुंच चुका है जहां पहुंचने में जिस गति से आप चल रहे हैं 50 साल और लगेगा। आप कांवड़िया पे फूल बरसा रहे हैं और वो रोज नए टेक्निकल डेवलपमेंट कर रहा है, हथियार बना रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अगर राहुल गांधी इस पर सवाल पूछ देते हैं तो पूरा गोदी मीडिया देशभक्ति, देशद्रोही समझाने लगता है। लेकिन हकीकत यही है कि मोदी जी भाषण जितना दे लें, अपनी नीतियों से देश को वहां पहुंचा चुके हैं जिसको आप गर्त कह सकते हैं। न कोई पड़ोसी हमारा दोस्त बचा हुआ है, न दुनिया का कोई देश खुल के हमारा समर्थन करने को तैयार है। और चाइना का असर न केवल हमारे अगल बगल, बाकी सारी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। आपके पास कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। गोदी मीडिया ताली बजाता रहे, हमारा तो काम है सच की असली तस्वीर दिखाना और वो हम लगातार करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।